एक बार फिर आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं इस समय एक तरह से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर हूँ, मतलब भारत भ्रमण पे हूँ। अ, सोचा था कि 2-3 राज्यों को इस बार घूम के आना है, वहाँ के शहरों को देखना, वहाँ की संस्कृति को देखना, वहाँ के इतिहास को जानना। ये मेरा मकसद था इस यात्रा के पीछे। तो पहले दिन, आज के 2 दिन पहले, मैं लखनऊ से गुवाहाटी पहुंचा और गुवाहाटी से मुझे आना था अरुणाचल प्रदेश। लेकिन गुवाहाटी से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर पड़ता है, छोटा सा शहर है, शहर का नाम है तेजपुर। और तेजपुर में मुझे रुकना पड़ा क्योंकि जो सड़कें हैं वो इतनी बेहतर बेहतर नहीं हैं। और हमारे यहाँ तो लगभग अब यूपी बिहार और बाकी अन्य प्रदेशों में आप देखेंगे तो 4 लेन सड़कें बन गई हैं। लेकिन यहाँ पर अभी 4 लेन 8 लेन सड़कों की व्यवस्था नहीं है। तो लिहाजा आपको डबल लेन जो सड़क है वो भी आनी पड़ेगी, और वो भी सड़क थोड़ी सी दयनीय स्थिति है, बहुत बुरी भी नहीं कहेंगे। तो पहला जो मेरा पड़ाव था वो तेजपुर का था। तेजपुर में मैं रुका। तेजपुर के बाद मुझे फिर आगे निकलना था, लेकिन तेजपुर जब मैं रुका तो सोचा कि तेजपुर के बारे में थोड़ा सोचा जाए, पता किया जाए कि तेजपुर का क्या इतिहास है। तो जो मैंने तेजपुर के बारे में पढ़ा वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। दरअसल तेजपुर को सिटी ऑफ ब्लड कहा जाता है। तेजपुर का मतलब ही सिटी ऑफ ब्लड है। और इसका नाम सिटी ऑफ ब्लड क्यों पड़ा, इसके पीछे एक बहुत पौराणिक कथा है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तेजपुर का कुछ हिस्सा जो है, जो दैत्यों के का राजा बाणासुर हुआ करता था, बाणासुर के राज्य से लगता था। कुछ हिस्सा लगता था और पूरा या पूरा जिला लगता था। ये अलग अलग मत हैं, अलग अलग जो आप पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे और अलग अलग लोगों का मत पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि पूरा तेजपुर उसकी मतलब उसके राज्य का हिस्सा था, या तेजपुर के कुछ हिस्सा उसके राज्य का हिस्सा था। तो बाणासुर की एक पुत्री थी, उसकी बेटी थी बाणासुर की, जिसका नाम उषा था। उषा बहुत ही सुंदर थी। और बाणासुर ने बहुत सारे बंदोबस्त उषा के लिए किए थे क्योंकि उसकी बेटी थी। लेकिन फिर भी उषा ने, बताया जाता है, कथाओं में जिक्र है कि उषा की मुलाकात स्वप्न में, जैसे होता है ना कि सपनों के राजकुमार कहा जाता था ना, लड़कियों को कहा जाता है कि भाई तुम्हारा भी एक दिन सपनों का राजकुमार आएगा। तो सपने में उषा ने एक राजकुमार को देखा और उस राजकुमार पर उषा आसक्त हो गई। अब चूंकि इस राजकुमार सपने में देखा था तो अब वो कैसे पता चले कि वो राजकुमार पृथ्वी पर है या कि नहीं। तो उसने अपनी जो बहुत उसकी करीबी सखी थी, सहेली थी, चित्रलेखा को ये बात बताई कि उसने सपने में एक राजकुमार को देखा है और वो उस राजकुमार से मिलना चाहती है। तो चित्रलेखा, चूँकि उसके पास बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियाँ थी और योग विद्या में जो है वो पारंगत थी। तो चित्रलेखा ने, जो एक जैसे आज होते हैं ना हमारे यहाँ आर्टिस्ट होते हैं, स्केच आर्टिस्ट, तो उस तरह की आर्टिस्ट भी चित्रलेखा थी। तो उसने जिस तरीके से वर्णन किया अपने उस राजकुमार का, उसकी तस्वीर एक बनाई। और वो तस्वीर जो बन के तैयार हुई, तो चित्रलेखा ने पता किया तो पता चला कि ये भगवान कृष्ण जो हैं, जो द्वारिकाधीश हैं, कृष्ण कृष्ण के पौत्र यानी कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध हैं। और ये अनिरुद्ध हैं जिसे उषा ने पसंद किया है। चूँकि चित्रलेखा उनकी सहेली थी, अब उषा ने उनके सामने ये शर्त रखी कि भाई देखो, तुम्हारे पास तो तमाम विद्याएं भी हैं, बहुत सारी चमत्कार भी तुम जानती हो, तो मुझे इससे मिलना है। अब चित्रलेखा ने भी आश्वस्त किया कि ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं देखती हूँ। चूँकि जो द्वारिका है, द्वारिका में घुसना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि चित्रलेखा के पास तमाम मायावी शक्तियाँ थी, तो वो अपने योग विद्या के माध्यम से बड़ी आसानी से द्वारिका में घुसती हैं और जो अनिरुद्ध का महल है वहाँ चली जाती है। और अनिरुद्ध उस समय सो रहे होते हैं और अनिरुद्ध को जैसा कि जिक्र है पुराणों में या जैसा कथाओं में बताया जाता है कि अनिरुद्ध को सोते ही हुए ही उनको पलंग के साथ लेके वो अ, निकल लेती है द्वारिका से। अनिरुद्ध की जब नींद खुलती है तो पूछते हैं कि भाई मुझे कहाँ लेके जा रही हो। तो चित्रलेखा जो है उन्हें उषा के बारे में बताती है, उषा के सपने के बारे में बताती है। तो अनिरुद्ध भी आसक्त हो जाते हैं, वो भी कहते हैं ठीक है चलो। उसके बाद वो चित्रलेखा अनिरुद्ध को ले आती है। अनिरुद्ध को लाकर वो उनके
बाणासुर के महल में जहाँ उषा रहती है वहाँ छोड़ देती है और दोनों लोग एक साथ रहने लगते हैं। अब उधर द्वारिका में हंगामा मच जाता है कि भाई अनिरुद्ध कहाँ गए। तो पहले तो ये होता है कि कहीं किसी ने क्या अब कौन किसने अपहरण कर लिया। तो फिलहाल कुछ लोग जो वहाँ के थे, वो जो एक युद्ध हुआ होता था उस समय, उसमें इंद्र पराजित हुए होते हैं। तो इसमें ये कहता है कि कहीं इंद्र ने तो अनिरुद्ध का अपहरण नहीं कर लिया। लेकिन फिर नारद मुनि आते हैं और श्री कृष्ण को बताते हैं कि आपका जो पौत्र है वो इस समय बाणासुर की पुत्री के कैद में है और वहाँ उनके साथ रह रहा है। अब कृष्ण, बलदाऊ, प्रद्युम्न तुरंत गरुण को बुलाते हैं, गरुण पर सवार होके पहुंच जाते हैं बाणासुर के राज्य में। और राज्य के बाहर बहुत भयंकर युद्ध होता है, चूँकि शिव का भक्त होता है बाणासुर, शिव ने उसे वरदान दिया होता है भगवान शिव ने। तो उनकी सेना भी बाणासुर की तरफ से लड़ने आती है। अंत में भगवान कृष्ण जब सुदर्शन चलाते हैं और सुदर्शन से उसका वध करने जाते हैं, तब वहाँ पर आना पड़ता है भगवान शिव को, और वो आकर उन्हें रोकते हैं और मना करते हैं कि भाई मैंने इसे अभय दान दिया है, तो हमारा वचन और आपका वचन एक ही है, तो इसे मारिए नहीं आप, और इसका वध ना करिए, छोड़ दीजिए। तो ज़बरदस्त युद्ध होता है और भगवान कृष्ण उसे छोड़ के और फिर वो बलदाऊ, प्रद्युम्न को लेके और अनिरुद्ध को लेके जो है वापस द्वारिका चले जाते हैं। तो उनके पीछे जाने के बाद जो पूरा शहर है, चूँकि युद्ध इतना भयंकर होता है कि वो पूरा शहर खून से सन जाता है। और उसी घटना को लेकर उसी घटना के बाद इस शहर का नाम तेजपुर कर दिया जाता है। तो ये इतिहास है तेजपुर का। और इसके आगे हम और बहुत सारे शहर घूमने वाले हैं। इसके आगे हम अरुणाचल चलेंगे। अरुणाचल में फ़िलहाल मैं जहाँ बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अरुणाचल में हूँ, लेकिन अरुणाचल की बातें आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल ये तेजपुर की जो कहानी है वो मैंने आपको बताई है। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह की कहानियाँ या इस तरह के किस्से मुझे आप लोगों को सुनाने चाहिए या नहीं।